एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। एक तो कोरोना का बड़ा संकट, ऊपर से एक के बाद एक दूसरा तूफान। ये हालात कुदरत की 3rd डिग्री से क्या कम है। ताउते तूफान के लिए जख्म अभी भी हरे हैं कि एक और चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा अंदाजा है कि यास तूफान कल तटीय इलाकों से टकरा सकता है। ऐसे में एबीपी न्यूज की टीमों ने ग्राउंड पर जाकर देखा कि इस तूफान का सामना करने के लिए क्या क्या है तैयारियां। जानिए। आमतौर पर ये जो समंदर है ये शांत रहता है पूरे साल तक, लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटे से तस्वीर कुछ अलग है। ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। मैं इस समय बालेश्वर इलाके में हूँ, जहाँ एक ऐसे ही एक बड़ा पेड़ मिट्टी यानी कि उसकी जड़ में जो मिट्टी है उसकी गीली हो जाने की वजह से गिर गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जगह आंधी से पेड़ गिर गए हैं। तटीय इलाके में बसे लोगों को हटाया जा रहा है। ये यास तूफान के आने से पहले की तस्वीरें हैं। जो कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराकर बिहार और झारखंड तक भी नुकसान पहुंचा सकता है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के दीघा में यास तूफान के टकराने की आशंका है। इसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। यहाँ आमतौर पर शांत रहने वाले समंदर में बड़ी हलचल है। ऐसा लोगों ने पहले नहीं देखा। हाल खड़ा हूं पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में। आमतौर पर ये जो समंदर है ये शांत रहता है पूरे साल भर, लेकिन फिलहाल पिछले 24 घंटे से तस्वीर कुछ अलग है। ऊंची ऊंची लहरें आपको दिखाई देगा। यहाँ आप अगर खड़े हैं तो आपको ऊंची ऊंची लहरें दिखाई देगा। वाटर लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और यहाँ से पूर्वी मेदिनीपुर के तटीय इलाकों से लगभग 1,10,000 लोगों को ग्रामीण इलाकों से, और ये जो इलाका है यहाँ से पूरे इलाका मिलाकर लगभग 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। एनडीआरएफ की 5 कंपनी टीम यहाँ काम कर रही है। एसडीआरएफ की 4 कंपनी टीम काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार अच्छी तालमेल बनाकर यहाँ काम कर रही है। नौसेना की टीमें भी यहाँ तैनात हैं और ये यास साइक्लोन से कम नुकसान पहुँचे इसकी कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के दीघा में तटीय इलाकों में बसी बड़ी आबादी को हटाया जा चुका है। अभी भी कुछ इलाकों में लोगों को हटाया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि कल यानी बुधवार को यहाँ यास तूफान टकरा सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाके में बहुत खतरनाक तूफान आ सकता है। ऐसा अनुमान है कि कल सुबह 11:30 बजे यास तूफान खतरनाक से बेहद खतरनाक रूप में आएगा। 160 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान के आने का अनुमान है। ये जो आप देख रहे हैं ये लाल रंग का जो लाइन है ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल ट्रैक है, पाथ है साइक्लोन का। और ये जो एरिया बैलून जैसे हरा रंग का आप देख रहे हैं इसके अंदर कहाँ भी जा सकते हैं। ये एरिया है पारादीप से सागर आइलैंड से पूरी उत्तर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को जो तटीय क्षेत्र है इसके लिए बड़ा खतरा है। तो यास तूफान का खतरा बहुत बड़ा है। इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल के डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के सदस्य माइक से अनाउंसमेंट करके लोगों से कह रहे हैं कि वो घर खाली कर दे। ये लोग घर घर जाकर गाँव वालों को समझा भी रहे हैं। हम गांव में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि इस जो बहुत तेज तूफान आ रहा है इससे प्रति ये लोग सतर्क होकर अपने समय से सुरक्षित जगह पर चले जाए और कोई भी नुकसान से बच सके। हम लोगों को गांव में जाके सबसे पहले अवेयर किए थे। अभी समय आ गया जो
इस गांव को, इस जगह को खाली करके, जिसका कच्चा मकान है वो जगह खाली करके प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर साइक्लोन सेंटर की व्यवस्था किया गया, वहाँ पर ले जाने के लिए लोगों को पूर्वी मिदनापुर के तटीय इलाकों से लोगों को हटाने में सिर्फ प्रशासन ही नहीं लगा है, बल्कि स्थानीय युवा भी इसमें मदद कर रहे हैं। की तरफ आप देख सकते हैं काले बादल छाया हुआ है और धीरे धीरे चक्रवाती तूफान यास दीघा की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो सरकार है, प्रशासन है, वो भी तैयार है। और इससे पहले 1 साल पहले उम्पुन तूफान के दौरान जिस तरह की तबाही चारों तरफ देखा गया था, इस बार भी वैसा ना हो, इसके लिए तैयारी पूरी है। तो आपको जैसे मैं बता रहा था कि क्विक रिस्पांस टीम तैयार है, एनडीआरएफ की टीम तैयार है, एसडीआरएफ की टीम तैयार है, नौसेना की टीमें भी तैयार है और अस्पतालें, सेफ होम, आइसोलेशन सेंटर, चारों तरफ मेजर्स ऐसा रखा गया है ताकि चक्रवाती तूफान से बड़ा कोई नुकसान इस बार पश्चिम बंगाल में ना हो। पश्चिम बंगाल ही नहीं, ओडिशा में भी यास तूफान का सबसे बड़ा खतरा है। इसे चक्रवाती तूफान के ओडिशा के बालासोर जिले में टकराने की आशंका है। तूफान की आहट अभी से महसूस की जा रही है। कुछ जगहों पर बारिश हो रही है और इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि कई पेड़ धराशायी हो गए हैं। साइक्लोन यास की वजह से जैसे जैसे तेज बारिश हो रही है, वैसे कई इलाकों में मिट्टी गीली हो जा रही है और उसकी वजह से पेड़ की जड़ कमजोर और पेड़ गिर रहे हैं। कई वारदात ऐसी हो चुकी है जहां पर लोगों को चोट लगी है पेड़ के गिरने से। मैं इस समय बालेश्वर इलाके में हूं, जहां एक ऐसे ही एक बड़ा पेड़ मिट्टी यानी कि उसकी जड़ में जो मिट्टी है उसकी गीली हो जाने की वजह से गिर गया है। मकानों को नुकसान होता है आसपास के, और ओडीआरएफ टीम लगातार इस पर निरंतर काम कर रही है। कई इलाकों में इस समय ब्रांच कटर और जो इलेक्ट्रिक सॉ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इन पेड़ों को हटाने के लिए, ये ध्यान में रखते हुए कि अगर ये गिरे और रास्तों पर उस समय कोई चल रहा हो तो उसे चोट भी लग सकती है। ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों को चोट भी लगी है। यास तूफान से मचने वाली संभावित तबाही को कम करने के लिए ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स मोर्चे पर है। जो पेड़ तूफान से गिर सकते हैं उनकी पहले से पहचान करके उन्हें भी ओडीआरएफ की टीम एहतियातन काट रही है। लेकिन अब आइडेंटिफाई करके इस तरह के पेड़ भी काटे जा रहे हैं और ये काट कर पेड़ को हटाया जा रहा है। उसका कारण है कि अगर ये पेड़ गिरा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक के तार हैं, ये बिजली के तार हैं जो ये तोड़ सकता है, तोड़कर गिरा सकता है और इन पेड़ों की गिरने की वजह से बिजली की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। यहाँ तक कि आसपास के मकान पर अगर जोर हवा से गिरा तो लोगों का भी नुकसान हो सकता है और जान का भी। अब चुनौती कोविड काल में ये भी है कि लोगों को घर में रखा जाए सुरक्षित, और वहीं दूसरी ओर सड़कों पर इस तरह की व्यवस्था। यास तूफान से जिन जिन राज्यों में ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 10 और टीमें तैनात की गई हैं। राज्य में एनडीआरएफ की अब तक कुल 45 टीमें तैनात हो गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 44 टीमें तैनात हैं और 8 टीम रिजर्व पर है। बाकी टीमों को कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तमिलनाडु और एक टीम को अंडमान निकोबार में रखा गया है। इस तरह अभी के समय 100 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें साइक्लोन यास की ड्यूटी पर लग जाएंगी। वैसे ओडिशा में ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स पहले से ही मोर्चे पर डटी हुई है। इस फोर्स की तूफान से लड़ने की तैयारियां किस तरह से हैं, इसे एबीपी न्यूज की टीम ने अपने कैमरे में भी कैद किया है। मैं हूं बालेश्वर के रिजर्व ऑफिस में, जहां पर तैयारियों का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि हवा तेज है, बारिश तेज है, लेकिन तैयारियां भी इस पूरी टीम की तेज हैं। कई टुकड़ियां तैनात हैं पूरे उड़ीसा में, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हाई अलर्ट है और करीब 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वो सारी मशीन्स हैं जो लगातार तैयारियों के साथ रखी जा रही हैं, जिसमें गैस कटर है, वुड कटर है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं वो रहेगी। हमारे साथ सुधांशु मिश्रा जी हैं। सुधांशु जी, ये बताइए कि एसपी हैं आप, लेकिन तैयारियों का सारा दारोमदार आप पर है और बालेश्वर के आसपास ही लैंडफॉल होना है। किस तरह से है तैयार पूरा प्रशासन? बिल्कुल तैयार हैं हम, और हमारे पास अभी 4 टीम यहाँ पे ओड्राफ है और हर एक टीम डिफरेंट जगह पर डिप्लॉयड है और हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं साइक्लोन में जो भी इवेंचुअलिटीज होगी उसको हैंडल करने के लिए। लेकिन तूफान सिर्फ तटीय इलाकों के लिए ही खतरा नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये उससे भी आगे बढ़ेगा और इसका असर झारखंड से लेकर बिहार तक देखने को मिलेगा।
झारखंड में तो उसकी आहट देखी जाने लगी है। रांची में बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। तो यास तूफान की पल पल की जानकारी देने के लिए मेरे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोगिया लोईवाल बालासोर ओडिशा से और कुंतल चक्रवर्ती बंगाल के दीघा से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोगिया, ओडिशा की मशीनरी को, प्रशासनिक मशीनरी को तो तूफान से निपटने में महारत हासिल है, उसके बावजूद भी अगले 12 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी, और दो बातें हमें समझनी होंगी कि पहला ये लैंडफॉल का समय कल रात था, जो कि अब कल दोपहर तक हो गया और हो सकता है कल सुबह भी हो जाए। लैंडफॉल की जगह जो निर्धारित थी अब वो भी शिफ्ट हो रही है। धामरा के आसपास जा चुका है ये साइक्लोन, यानी कि दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। अब उत्तर में ही बालासर या फिर बालासर के आगे के इलाकों में इसका असर कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि इस चेंज ऑफ लोकेशन की वजह से उड़ीसा प्रशासन में कोई पैनिक बटन नहीं दबा है। उन्होंने बखूबी अपनी अधिकतर से अधिकतर टीमों को उतार दिया है, यहाँ तक कि गृह राज्य मंत्री को उतार दिया गया है मैदान में, जिसे खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है, क्योंकि बंगाल की तस्वीर और उड़ीसा की तस्वीर में साइक्लोन के मामले में जमीन आसमान का फर्क रहा है 2019 और 20 के साइक्लोन में। बिल्कुल, इसके साथ साथ कुंतल के पास भी जाएंगे। कुंतल, खुद ममता बनर्जी ने कहा है कि वो कंट्रोल रूम का दौरा कर चुकी हैं और वो नबन्ना में रहने वाली हैं। उसके बावजूद आपने क्या पाया ग्राउंड जीरो में तैयारियों को लेकर? देखिए, तैयारी पूरी है और दीघा में जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना है, इसको देखते हुए यहाँ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तैनात है, यहाँ एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, नौसेना की टीमें यहाँ है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों में पहुँचाया गया है। करीब 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुँचाया गया है। और जो कोविड अस्पताल है या फिर जो सेफ होम्स है, आइसोलेशन सेंटर्स हैं, वहाँ भी तैयारी पूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पावर कट हो गया। और पावर कट होने से क्या होगा कि कोविड मरीजों का जो इलाज है इसमें मुश्किल हो सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए 72 घंटे के लिए पावर बैकअप रखा गया है। हर कोविड अस्पताल में 2-2 एक्स्ट्रा जनरेटर सेट दिया गया है और 3 या 4 दिनों तक जो दवाइयाँ हैं इसका स्टॉक कर दिया गया है। क्विक रिस्पांस टीम है हर अस्पताल और सेफ होम में। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ तटीय इलाके में कोई भी ना रहे। और इसीलिए अभी भी मैं कुछ देर पहले भी देखा कि यहाँ एक के बाद एक पुलिस की जो गाड़ी है वो पेट्रोलिंग कर रही थी और सबको यहाँ से हटा लिया गया है। तो तैयारी पूरी है। और इससे पहले उम्पुन तूफान के दौरान जिस तरह का नुकसान देखा गया था पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में, इस बार इस तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हर तरह की तैयारी पूरी है। देखिए, मौसम में कितना परिवर्तन आ गया है। यहाँ दिल्ली एनसीआर में अभी उजाला है और वहां आप दोनों के पीछे में देख रही हूँ तो अंधेरा है। मनोगिया, मौसम विभाग ने कहा है कि उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदबाली में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। जी, ये लैंडफॉल की जगह बन गई है अब, लेकिन अभी इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। ये पहला मौका है जब हमें खुद गृह राज्य मंत्री मिश्रा, कैप्टन मिश्रा हैं, उन्होंने कहा कि ये आमतौर पर ये पता रहता है कि लैंडफॉल कहाँ होगा, 2 दिन पहले से पता रहता है, तैयारी भी वैसी रहती है। लेकिन अब बालेश्वर से लेकर अगर भद्रक तक शिफ्ट हो गया है 24 घंटे के अंदर ही, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कल 24 घंटे के अंदर और ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है। इसकी गति भी परिवर्तित हो रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सामान्यतः एक साइक्लोन चलता है, लेकिन इसकी गति कभी 15 हो जा रही है और कभी एक ही जगह पर 6 से 10 घंटे रुका हुआ है, यानी कि थमा हुआ है ये पूरा चक्रवात। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां हैं। समुद्र भले ही खाली करा दिया गया हो, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो तटीय इलाकों से हटना नहीं चाहते हैं, अपना घर छोड़कर इन रिलीफ सेंटर्स में नहीं जाना चाहते हैं। राज्य सरकार ने आज अपने लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। पिछले वर्ष उन्होंने 9 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया था और आज ही उन्होंने अपना नया टारगेट सेट किया है कि अगर इसी तरह चला तो 2 लाख के बाद अब 7 लाख लोगों को भी इवैक्यूएट आज रात तक कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वाकई अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ेगी नवीन पटनायक की सरकार। और कहा जाता है कि ये वो सरकार है जो साइक्लोन को समझने में, तूफानों को समझने में इसकी महारत हासिल है और इसका पूरा प्रशासनिक अमला हमेशा अलर्ट पे रहता है, इसलिए इनको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोरोना काल में इसे कुदरत का 3rd डिग्री ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। यास तूफान की आशंका के बीच ओडिशा के तटीय इलाकों से हटाए गए लोगों को रिलीफ सेंटर्स में रखा गया है। ये रिलीफ सेंटर्स कैसे हैं, जायजा लिया हमारी सहयोगी मनोगिया लोईवाल ने। साइक्लोन यास के लिए ओडिशा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके, खास तौर से इन तेज हवाओं और जोर से हो रही बारिश के मद्देनजर।
साइक्लोन जैसे जैसे बढ़ रहा है उड़ीसा की तरफ, वैसे वैसे लोगों को इन मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स में रखा जा रहा है। दरअसल ये सारे शेल्टर्स पूरे तटीय इलाकों में बने हैं, यानी कि भद्रक से के अलावा बाकी सारे जिले, बालेश्वर, पुरी, उड़ीसा के जितने भी तटवर्ती इलाके हैं, उनमें इस तरह के साइक्लोन शेल्टर्स कई वर्षों से बनाए गए हैं। इनमें उन लोगों को रखा जाता है जो इन लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, यानी कि जो निचले इलाके हैं समुद्र के तट पर। आपको बताएं, ये सारे जो घर हैं, इन सब घरों को खाली करा दिया गया है, लोगों को हटा दिया गया है। ये मछली पालन का इलाका रहता है, यहाँ पर पानी अधिकतर समय रहता है, लेकिन क्योंकि इसकी दूरी समुद्र से 1 किलोमीटर भी नहीं है, ये बड़े बड़े पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे समुद्र है। और समुद्र जब अपना विकराल रूप दिखाता है और प्रकृति अपने विकराल रूप में आती है, तो कई गुना ज़्यादा चुनौती हो जाती है। ये पानी यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है, ये पानी बारिश का है और लगातार हो रही बारिश से अंदेशा लगाया जा रहा है कि करीब 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी अगले 72 घंटे में इस साइक्लोन की वजह से। इस साइक्लोन शेल्टर में कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला कि जो लोग हैं वो मास्क पहने रहें, क्योंकि कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग इन साइक्लोन शेल्टर्स में पालन करना सरकार के लिए भी चुनौती है। सरकार ये बखूबी जानती है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये भी जानती है कि अगर कोशिश की गई तो कुछ सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन ये मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स में जो करीब 1600 सिर्फ एक ज़िले बालेश्वर में हैं और कई गुना ज़्यादा आसपास के ज़िलों में, इनमें लोगों को रखा गया है। ये गुदुपाही का बालासोर का जो स्कूल है, इसे इस समय तब्दील कर दिया गया है साइक्लोन शेल्टर में। ये वो लोग हैं जो अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं। काफ़ी तो यास तूफान जो अगले 12 घंटे में चक्रवात का रूप ले सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्य इसको लेकर हाई अलर्ट पर हैं। अगर तूफान के दौरान आप भी इन राज्यों में हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। किसी भी सूरत में आपको घर से नहीं निकलना है। सरकार की ओर से जो जो चेतावनी आपको दी जा रही है उनको ध्यान से सुने और पालन करें। समुद्री किनारों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा। घर की सबसे सुरक्षित जगह पर पनाह लें। अपना मोबाइल फोन पहले से चार्ज करके रखें ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप मदद मांग सकें। ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि जाहिर तौर पर आपको पता होनी चाहिए।